और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं देहरादून का, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल संबोधित कर रहे हैं। जब श्रद्धालु आएंगे वो औरों को और ज्यादा लेकर के आएंगे अगली बार से, जब वो वर्ड ऑफ माउथ से बताएंगे कि किस तरीके से सेटअप जो है सरकार क्रिएट करके दे रही है, और उसके साथ में यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो समाज है, उसको हम कहीं ना कहीं रोजगार अच्छे तरीके से ला करके प्रोवाइड करेंगे। 4 धाम एक्ट सरकार लेके आई, ये जो कानून था ये एक्चुअली उनको लीगल स्टेटस देने की बात थी जो हुकूमदारियों को, लेकिन उसका बड़ा विरोध हो रहा है। दूसरी बात, आप बात कह रहे हैं कि हम लोग ये प्लान जो आप कह रहे हैं स्पिरिचुअल कैपिटल बनाएंगे, उसका बेसिकली खाका क्या है? अगर आप मतलब यू आर इन पावर, आपके पास क्या प्लान है कि उसको स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाए? देखो, सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं 4 धाम एक्ट, आप इसी की बात कर रहे हैं जो सरकार लेकर के आई। देखो, यहाँ देवस्थानम एक्ट, ओके, देवस्थानम बोर्ड, यहाँ पे अगर हम देखें 4 धाम जो हैं, 4 धाम में आ गया ये अपना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पहले एग्जिस्ट करता था खाली बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए और उनसे जुड़े हुए मंदिरों के लिए, उसे बोलते थे BKTC, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी। वो एक फंक्शनल तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि सिस्टम को चलने का मॉडल वो बनाया गया था। अब इन 4 धामों में जो तीर्थ पुरोहित हैं, पहले क्या होता था, मान लो आज से 100 साल पहले तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों को ऊपर लाने के लिए, जबकि सड़कें नहीं होती थी, जबकि रास्ते में पुल नहीं होते थे, जबकि बीच में रहने के लिए स्थान नहीं होते थे, तो तीर्थ पुरोहित नीचे जाते थे और नीचे से अपने जजमानों को गाइड करके अच्छे तरीके से लेके आते थे। उस टाइम पे ना चट्टियां होती थी। मेरे को जो अंदाजा समझ में आता है, एक चट्टी का मतलब हो गया एक दिन चल करके आप जितना पहुंचते हो उस जगह पे। चट्टी में क्या होता था, कहीं पे आग जल रही है, चट्टी को एक आदमी, एक इंसान, एक परिवार चट्टी की देखभाल कर रहा है, वो चट्टी का इंचार्ज है, तो वो आपको जरूरत है तो आपको कंबल दे देगा, जरूरत है तो आपको थोड़ा राशन खाने का दे देगा, और उसी आग के आगे बैठ करके लोग अपनी रात बिताई और उसके बाद में आगे निकलते थे। लेकिन तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों को नीचे से लेकर के पूरे ऊपर तक आते थे, उनको अच्छे तरीके से मंदिरों में पूजा कराते थे। उसके बाद में जैसे आज भी केदारनाथ आपदा के बाद में जब दोबारा पुनर्निर्माण हुआ केदारनाथ का, तो जो घर बने हैं उसमें तीर्थ पुरोहितों ने कमरे इस तरीके से बना रखे हैं कि जजमान कंफर्टेबल तरीके से रह सके, और जजमान से ना कोई दक्षिणा वगैरह नहीं ली जाती थी। जब कपाट बंद हो जाते थे 4 धामों के और जब यात्रा बंद हो जाती थी, उस टाइम पे फिर तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों के इलाकों में जाते थे और वहां जाकर के उनसे मिलते थे, वहां पे उनके घरों में रहते थे, वहां पे उनको दक्षिणा भी दी जाती थी। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये कितना एक अच्छा सा एक साइकिल था, एक सिस्टम था। अब आज वो सिस्टम ना सारे के सारे अगर फॉलो नहीं करे गए और उसके बाद सरकार ने बगैर तीर्थ पुरोहितों से पूछे बगैर कि क्या उनको जरूरत है और एक इम्पोज कर दिया है एक बोर्ड, तो वो बोर्ड तो उस स्टेज में आ गया है कि तीर्थ पुरोहित खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं अपने खून से और प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। अगर हम इसे बोल रहे हैं देवस्थान, और देवस्थान में जो मेन जो मंदिर हैं उनके ही तीर्थ पुरोहितों का अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, तो बाकी तो चीजें ना अपने आप ही मैं कहता हूं कि आने वाले में एग्जिस्ट करनी बंद कर जाएंगी और डिटोरेट होंगी। तो ये तो एकदम से कैंसिल होना चाहिए पूरा का पूरा देवस्थानम बोर्ड। देखो, 4 धाम यात्रा अभी शुरू नहीं हो पाई, बल्कि पिछले साल भी नहीं चली, और 4 धाम यात्रा से तो सारा रोजगार उत्तराखंड का बहुत बड़ा जो समाज का चंक है उसके साथ में इन्वॉल्व था। अब क्या हुआ है कि कोर्ट ने बोला कि आप मूल सुविधाएं प्रोवाइड करो, आप यकीन करो कि कहीं दोबारा कोरोना का अगर इफेक्ट आएगा तो 4 धाम यात्रा कहीं उसमें 4 धाम यात्रा कैटेलिस्ट का काम ना करे। जैसे कि कुंभ के टाइम पे इतनी ज्यादा डेथ हुई क्योंकि सरकार ने कुंभ में जो कंट्रोल होते हैं वो नहीं कर पाई। आज सरकार के पास सारे तंत्र हैं, सरकार के पास में पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, सरकार के पास में लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, सरकार के पास में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के पास में चेक करने के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग जो छोटे छोटे महकमे वो सारे हैं। सरकार को करना यह था कि 4 धाम यात्रा जो है उसको एक तरीके से मॉनिटर करके चलाए, लेकिन सरकार ने आज रीजन ये बना दिया कि हम कोर्ट हमें बोलेगा और तब चलाएंगे। 4 धाम यात्रा हो गई स्क्रैप, पूरी की पूरी चली नहीं। इतने लोग बेघर हो गए,
इतने लोगों के छोटे छोटे व्यवसाय थे वो खत्म हो गए। अब सरकार बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में लेके गए, हाई कोर्ट से अब हम अपने फैसले लेंगे। मेरे को नहीं पता कि क्या फैसले सरकार लेगी, पर आप ये देखिए अभी हो गया सितंबर का तीसरा हफ्ता, कुछ दिनों के बाद में चारधाम यात्रा बंद होने वाली है। भैया दूज के टाइम से वो डेट फिक्स होती है, मेरे ख्याल से इस बार है 4 नवंबर का तीसरा हफ्ता, 3, 4, 5 नवंबर को यात्रा बंद हो जाएगी। अगर 3, 4, 5 को यात्रा बंद होनी है और सरकार कह रही है कि किसी भी तरीके से, शायद अगर बोल रही है, मेरे को नहीं पता, कि हम खोल देंगे यात्रा को, तो टाइम कहाँ बचा है? एक गुजरात से आने वाले, एक साउथ से आने वाले श्रद्धालु को अपना रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि गाड़ियां चल रही हैं कि नहीं चल रही, उसके बाद में उसे देखना पड़ेगा मैं कहां पे रहूंगा। तो ये सारा सिस्टम तो इस बार ऐसे घुमा फिरा करके फेल कर दिया गया है। चारधाम का लेकिन एक बहुत बड़ा असर जो पड़ा है वो रोजगार पे, हर समाज के हर सेक्टर के लोगों पे पड़ा है। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, जो आपने वेबसाइट को लॉन्च किया है, जो पब्लिक ने इसमें एडवाइस आई थी उसको शामिल करेंगे, और आपको जो पूरा प्लान है उसमें क्या क्या है वो थोड़ा सा बिंदु बता दीजिए, क्या आप लोगों ने सोच रखा है? देखिए यहाँ पे ना चीजें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत नहीं कर रही है। अगर मैं बोलूं कि पांडवों की यात्रा यहाँ पे चलती है, पांडवों के वो रास्ते बने हुए हैं कि किस रूट से पांडव गए थे। एक पर्वत है उसे बोलते हैं सतोपंथ। सतोपंथ में क्लाइंबिंग के लिए भी है, मतलब एडवेंचर टूरिज्म है। लेकिन जब इंसान को पता चले कि ये सतोपंथ अगर आप बद्रीनाथ की तरफ से चढ़ते हो तो एक जगह पड़ती है, उसे बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी, सतोपंथ ग्लेशियर के ऊपर, और अगर आप स्वर्ग रोहिणी से ऊपर चढ़ रहे हो तो ये वो वाले पुराने पावन रास्ते हैं जिससे कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो उनका जाने का पूरा जो हमारे पुराने ग्रंथों में जिसकी व्याख्या करी गई है, उसी सतोपंथ को चढ़ने के लिए, क्योंकि पांडु ये अपना जो जिस रास्ते से पांडव गए थे वहां से नहीं जाना चाहिए, तो सतोपंथ का ना ऑल्टरनेट रूट है। वो ऑल्टरनेट रूट है चतुरंगी ग्लेशियर से, गंगोत्री साइड से, और जब गंगोत्री साइड से आप चढ़ते हो और टॉप में पहुंचने से 120 मीटर नीचे धार्मिक भावना से रुकते हो, तो ये ना एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, ये खाली एडवेंचर टूरिज्म नहीं है। जैसे टिहरी झील बन रखी है आज, टिहरी झील प्योर गंगा वाटर है, गंगा और भिलंगना का जो जहाँ पे कि दोनों मिलती है, कॉन्फ्लुएंस है। उस टिहरी झील में अगर किसी को आप बोटिंग कराओगे और बोलोगे ये वो पावन पानी है, तो इंसान के अंदर ना वैसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं इनको हमने एक साथ इकट्ठा करना है, इनको एक बार एक साथ इकट्ठा करना है, तो हम इसे बोलेंगे स्पिरिचुअल ट्रैक, स्पिरिचुअल टूरिज्म रूट, स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड। और उसको जोड़ करके जब हम सिस्टम बनाएंगे तो जो लोग आ रहे हैं, आज लोग जिस तरीके से प्लानिंग करके आते हैं वो शायद और अच्छे तरीके से प्लानिंग करके आएंगे, उनको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, उनके अंदर फीलिंग अच्छी आएगी, और हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का इंटरनेशनल नाम तो होगा ही, साथ में हमारे यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ने के भी और ज्यादा एक्चुअल संभावना जो है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होगी।